तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला दिया हूं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने है। जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस को देने वाले हैं और श्री रामानुजन टैलेंट टेस्ट मैथमेटिक्स वाला देने वाले हैं, वो हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाए। आज से लेकर उस दिन तक हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस ऐसे ही कराएंगे। जो आपके परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम कराएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे हम कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका क्वेश्चन का तैयारी बहुत अच्छा से हो सके और परीक्षा में एक भी प्रश्न मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न में कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है। फर्स्ट नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान और आयतन सभी पदार्थों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है कि पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं कि गतिज ऊर्जा उपयुक्त होते हैं कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा तथा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, टोटल पूछता है सभी अवस्थाएं कितनी होती है, तब इसका राइट आंसर 5 होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। पदार्थ का गुण कौन सा नहीं है, घनत्व की संपीड्यता की तरंगदैर्ध्य की विसरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्ध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्ध्य। अगला हमारा सवाल है प्रश्न नंबर 5 कि किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है, ठोस की। तो इसका राइट आंसर ही ठोस हो जाएगा, क्योंकि ठोस के कण एक दूसरे से बहुत अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण वह बहुत ही कम संपीड्य होते हैं, यानी उसको बहुत कम दबाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। निम्न में से किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो जो सबसे कम संपीड्य होगा वही घनत्व तो सबसे अधिक होगा, यानी राइट आंसर ठोस हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। संघनन जो वाष्प से द्रव में बदलता है और उबालना तो आप जानते ही हैं, और वाष्पन जो पानी के सतह के ऊपर होता है, वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वही वाष्पन कहलाती है। अगला सवाल है कि वाष्पन की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है। तो ठंडक। आप जहाँ भी वाष्प हो रहा होगा, जैसे कुछ खौल रहा है, उसके ऊपर आप लोग हाथ लेके जाइए तो आपको बहुत ही ठंडक महसूस होगी। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9 कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि वायु का दबाव घट रहा है तो खोलने में उसको बहुत ही कम टाइम लगेगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 10 कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल है 11 नंबर कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रवणांक। और द्रव जिसमें वाष्प में परिवर्तन होता है उसको क्वथनांक कहते हैं। सॉरी, जिस ताप पर कोई पदार्थ खौलना प्रारंभ करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12 कि पदार्थ के कण को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है। हमने आपको ऊपर ही बताया अंतराणुक आकर्षण बल। 13 नंबर सवाल है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। विसरण क्रिया द्वारा ही इत्र जो हम लगाते हैं सेंट वही चारों ओर महकता है। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, गंध है कि ठंड है कि प्रेम है कि ठंडा पेय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडा पेय, ठंडा जल। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, हवा, जल, स्नेह, भोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेह, प्यार, लव, वही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है कि
किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गैस। क्योंकि गैस आप लोग देखते ही हैं, मान लीजिए एलपीजी को ले लीजिए, उसमें गैस रहता है और अधिक ऊर्जा होती है, थोड़ा सा भी उसमें पाने पर ब्लास्ट कर जाता है और ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर देता है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 17 की किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। अगर अधिक पूछेगा तो गैस, और कम पूछेगा तो ठोस। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 18 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में क्या अनिश्चित है? तो द्रव का आकार अनिश्चित है, आयतन भी निश्चित है, उसका घनत्व भी निश्चित है, द्रव्यमान भी निश्चित है। हमारा अगला सवाल है कि प्रश्न नंबर 19 की बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि? बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर क्यों तैरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले क्या है। यह जल से भारी होता है, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ जल से हल्की होती है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो अगर घनत्व अधिक होता तो वो डूब जाता, और जल से भारी होता तभी डूब जाता, और समान होता तो पानी में जाकर तैरता। ऊपर तैरने का कारण यह होता है कि वो जल से हल्की होती है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बर्फ जल से हल्की होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 20 कि 60 डिग्री ताप का केल्विन में मान होता है। तो 0 डिग्री का मान केल्विन में होता है 273 डिग्री, तो उसमें 100 ऐड कर दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। 0 डिग्री ताप का केल्विन मान होता है 273.15, तो 100 डिग्री उसमें जोड़ दीजिए 100, तो 373.15 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी पदार्थ के केल्विन में ताप 673.15 है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर 273 से कितना ज्यादा है? 400, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 22 कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च ताप। और जो सबसे ठंडी अवस्था होती है उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, और जो सबसे अधिक ताप पर बनता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ये ब्रह्मांड में सौरमंडल में ही होता है, पृथ्वी पर नहीं होता है। अगला सवाल है 23 नंबर कि गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन सी मिसटाइप हो गया है। अगला सवाल है कि प्रश्न नंबर 24 कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। जब आर्द्र वायु है तो देर से सूखेगी, ऑलरेडी वायु में जल की मात्रा है तो आपके कपड़े को बहुत कम सुखाएगा, इसलिए ठंडियों में वायु आर्द्र होती है जिसके कारण आपके कपड़े बहुत देरी से 2-3 दिन में सूखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 26 कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है। कौन सा सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कण से बने होते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव घनत्व से अधिक होता है, ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है, ठोस पदार्थ की संपीड्यता सबसे कम होता है और द्रव का अधिक होता है, और गैस का उससे भी अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन डी गलत है, यानी कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है 27 नंबर कि तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है, कि बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में जा सकता है, कि अपरिवर्तित रहता है, कि उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि द्रव में परिवर्तित भी हो सकता है और
कोई कोई पदार्थ ऐसा होता है जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में जा सकता है, जैसे कि कपूर हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। और ऑप्शन सी अपरिवर्तित भी रह सकता है, ये डिपेंड करता है कि तापमान आप कितना बढ़ाते हैं, अपरिवर्तित रह सकता है, तो इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 है कि निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? गंधक का, आयोडीन का, मैग्नीशियम का, ब्रोमीन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? पदार्थ का गुण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि पदार्थ जब है तो नंगी आंखों से दिखाई देगा, इसमें बोल रहा है नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना, तो यही पदार्थ का गुण नहीं है। नहीं तो पदार्थ में आयतन होता ही है, द्रव्यमान होता ही है, स्थान छेकता ही है। जो स्थान छेके, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, वही पदार्थ कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न 30 है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये सवाल को हमने ऊपर ही किया था, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला सवाल है 31 नंबर कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होता है? हमने ऊपर ही बताया 0 डिग्री मान 273 केल्विन होता है, ऊपर हमने आपको बताया था। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कौन सा ठोस नहीं है? मोम, गंधक, मैग्नीशियम, पारा। पारा है जो ठोस नहीं होता है, यह होता है धातु ही है, लेकिन यह होता है द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 33 कि निम्न में से द्रव को चुने, जल, वाष्प, बर्फ, हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। ये तो बच्चा बता देगा कि जल द्रव होता है, वाष्प तो गैस होता है, बर्फ ठोस होता है, हवा भी गैस होता है। अगला सवाल है प्रश्न 34 कि हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ की कितनी अवस्थाओं में होता है? तो हमारे आसपास पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। अगला सवाल है कि प्रश्न 35 कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस, क्योंकि ठोस ही असंपीड्य होते हैं। मतलब होता है, बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। तो आकर्षण बल अधिक है तभी ना वह असंपीड्य नहीं होता है, और इसको जल्दी पिघलाया नहीं जा सकता है। यानी कि इसमें जो आकर्षण बल होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वो ज़्यादा होता है। अगला सवाल है 36 नंबर, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड वो बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाता है। अगला सवाल है कि शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब ठोस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तरल नहीं है? निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तरल मीन्स तो जल है, पारा है, हवा है, लोहा है। हवा एक तरल पदार्थ यानी बह सकता है। तरल मीन्स क्या होता है? तरल मीन्स होता है बहना। तो जल बह सकता है, पारा बह सकता है, हवा भी बह सकता है, लेकिन लोहा एक जगह पर अस्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा कि प्रश्न 39 किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व। घनत्व का परिभाषा ही होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो इकाई आयतन का द्रव्यमान को हम लोग घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 40 एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी कण क्या होते हैं? वाष्पीकृत हो जाते हैं, कि जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, कि जल के कणों से जुड़ जाते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। यही कारण है कि जब आप किसी गिलास में ये जल का है और ये कोई आप बर्फ का टुकड़ा डाल दिए तो इसमें जल का स्तर नहीं बढ़ता है, वहीं बर्फ पिघलकर जो ये आयतन छेका रहता है ये उसी को भरता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि निम्न में से किसमें अंतरा आणविक स्थान सर्वाधिक है? अंतरा आणविक स्थान सर्वाधिक है तो हवा, यानी हवा को हम लोग
अधिक कंप्रेस कर सकते हैं, हवा को हम लोग सबसे अधिक दबा सकते हैं। जैसे एक बाल्टी हवा को हम लोग दाब करके एक चुटकी में ला सकते हैं। हवा यानी गैस, यानी ये गैस है, गैस का अंतराणुक स्थान सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वो अधिक कंप्रेसिबल होता है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 42, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन में होने वाली क्रिया को, आयतन कम होने वाली क्रिया क्या कहते हैं? संपीड्यता। जब उसको दबा करके उसका आयतन कम कर दिया जाता है, यानी वो जो स्थान क्षेत्रता है बहुत कम हो जाता है, तो उसको ही संपीड्य कहते हैं। 43 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक संपीड्य है? हमने अभी आपको बताया कि हवा को सबसे अधिक दबाया जा सकता है। ये तो द्रव है, ये लकड़ी ठोस है, लोहा भी ठोस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हवा। अगला सवाल है कि जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक। क्वथनांक ही वह ताप होता है जिसके ऊपर कोई पदार्थ पिघलना, वाष्पन की क्रिया होना प्रारंभ हो जाती है, यानी द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अगला हमारा सवाल है कि बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि, ये तो सवाल हमने पहले ही कर लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु है, वायु क्या है? वायु एक गैस है। धातु की बाल्टी है, धातु की बाल्टी है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। बाल्टी ठोसी होती है, आप उसको पानी की तरह बहा नहीं सकते, गैस की तरह हवा में उड़ा नहीं सकते। 48 नंबर सवाल है दूध है, दूध क्या है? एक तो दूध एक द्रव है, बच्चा भी बता देगा, दूध एक द्रव है। अगला सवाल है कि स्पंज है, स्पंज क्या है? तो स्पंज एक ठोस है, स्पंज एक ठोस है। यही वो एक ठोस है जिसको सबसे अधिक कंप्रेस किया जाता है। फोम भी होता है, उसको भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। 50 नंबर सवाल है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण उसे अधिक कंप्रेस किया जा सकता है, अधिक दबाया जा सकता है। यही कारण होता है कि आप CNG LPG को ले लीजिए, उसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण उसे इतने बड़े जैसे ये हो गया LPG, मान लीजिए गैस है, LPG गैस हो गया, जिसके कारण उसे इतना में उसे 14 किलो भरा जा सकता है, 14 किलो। और उसको अगर खोल दिया जाए तो पूरा गांव में फैल जाएगा, यानी पूरे गांव के गैस को पूरे इतना 14 किलो में अटा दिया जाता है। हमारा अगला सवाल है 51 नंबर सवाल है कि गैसों की संपीड्यता होती है, गैसों की संपीड्यता अधिक होती है। अगला सवाल है कि प्रश्न 52, 20 डिग्री सेल्सियस का केल्विन स्केल में होगा। 273 में 20 जोड़ दीजिए, 83, 93, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में होगा, तो 273 केल्विन, 273 में कितना जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदले बिना ताप बदलने जितना ऊष्मा लगती है, वह उस ठोस का क्या कहलाता है? किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है, उसे ठोस का क्या कहते हैं? तो द्रवण ऊष्मा कहते हैं उसे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है निम्न में से कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? निम्न में से कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, क्योंकि ठोस द्रव गैस ये तीनों पदार्थ की अवस्थाएं होती है। अगला हमारा सवाल है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। अगला सवाल है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? पदार्थ कौन सा नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश। बादल भी एक पदार्थ है, हवा भी एक पदार्थ है, बालू भी एक पदार्थ है,
बालू हो गया ठोस, हवा भी हो गया गैस, और ये हो गया वाष्प, यानी ये भी गैस के ही अथी में आएगा। जब बरसने लगता है वो ठोस अवस्था में आ जाता है, सॉरी द्रव अवस्था में आ जाता है। पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? तो सबसे कम होता है ठोस, उससे ज़्यादा द्रव, उससे ज़्यादा गैस, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है? तो द्रव के ऊपरी सतह में होती है, इसका सतह पर, ऊपरी सतह पर, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? तो ताप में बढ़ाकर हम कर सकते हैं, द्रव में बढ़ाकर हम परिवर्तन कर सकते हैं, तापक्रम बढ़ाने और दाब घटाने, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? किसी ठोस पदार्थ के गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊपर पड़ा है ऊर्ध्वपातन। निम्न में कौन वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु का घनत्व। वायु का घनत्व निश्चित होता है। अगला सवाल है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगा? स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, यस यह स्वतः होता है। द्रव का क्वथनांक पर निर्भर करता है, यह भी राइट आंसर है। शीतलता ठंडक उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 64 की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने की प्रक्रिया, वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा, यानी उसको क्वथनांक खौलाने के लिए द्रव पर जितना ऊष्मा लगता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है वायुमंडल में उपस्थित गैसों के वाष्प, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? तो वाष्प कौन सा होता है? जल, जल के अणु। अब बता दूं मैं दोस्तों आप लोगों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड होती है जिससे आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे बढ़ते हैं। आगे ही हम ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए लाने वाले। अभी भी इसमें कुछ सवाल हैं, जल्दी उन सवालों को हम कर लेते हैं ताकि और सवालों को आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी बहुत सारा सवाल है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 66, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते ताकि आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन का लाभ ले सके, इस वीडियो का लाभ ले सके। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, बताया है मैंने आपको। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। मैंने आपको ऊपर ही बताया था इसका आंसर। निम्न में कौन सही नहीं है? निम्न में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस दृढ़ होते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के सतह के अंदर होते हैं, ये यही गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता है? निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता है? गंधक यानी सल्फर। नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातनवश। अगला सवाल है कि खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? खाना बनाने वाली गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा एथिल मरकैप्टन। यही होता है जो बहुत ही खराब महकता है, गैस का रिसाव होने पर तुरंत पता चल जाता है, एथिल मरकैप्टन। अगला सवाल है बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस का दाब। वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,00,000 पास्कल के बराबर होती है। अगला सवाल है कि वायुमंडल दाब पर 1 kg ठोस को उसके, ये तो सवाल मैंने करा दिया था,
नहीं ये नहीं होता। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज इसका राइट आंसर हो जाएगा संगलन की गुप्त ऊष्मा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित होता है? निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित होता है? तो शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड को जब ठंडा कर दिया जाता है तो शुष्क बर्फ उसे ही कहते हैं। अगला सवाल है गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस का दाब। ऑप्शन ए इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में द्रव में कौन सा निश्चित है? द्रव में कौन निश्चित है? तो द्रव का आयतन निश्चित होता है। अगला सवाल है प्रश्न 78 कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है 273 प्लस 10 बराबर 283 केल्विन। अगला सवाल है कि जब वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप घट जाता है। संघनन होगा तो ताप घटेगा, तभी तो संघनन होगा। अगला सवाल है 80 नंबर कि सही कथन को चुने। तो पदार्थ पंच तत्वों से बना है। पदार्थ के कणों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। पदार्थ कणों से बना होता है। सही विकल्प को चुना है तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा क्योंकि सभी पदार्थ कणों के बने ही होते हैं। राइट आंसर सी हो गया। और मैं बता दूं आप लोगों को, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले आप हमारे चैनल को। हम अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और एग्जाम में बेहतर कर सके और आप भी बेहतर करें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए